जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग विदेशी भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण, हम लोग वो पढ़ चुके हैं। और हम लोग आज जो नया टॉपिक शुरू करेंगे, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य से हम लोग ये टॉपिक शुरू करेंगे। और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं अभी, जो जैसे आपका एईडी हो गया, बीपीएससी 72 हो गया, बीएसएससी सीजीएल हो गया और इंटर लेवल वाला भी हो गया, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक, ये आपको बीपीएससी और यूपीएससी तक के लिए भी जो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके लिए भी बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में जानकारी के पहले स्रोत देख लेते हैं कि आखिर मौर्य साम्राज्य के जानकारी के कितने स्रोत हैं और कौन कौन है। तो इसके जानकारी के दो स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जो हम लोग को खुदाई में मिला हुआ है, जैसे सिक्के हो गए, ये सब हो गए। और साहित्यिक स्रोत का मतलब जो लिखा हुआ अभी तक जो मतलब चीज उपलब्ध हो, उसको साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें आता है। तो पुरातात्विक स्रोत में उत्तरी काला पोलिस मृदभांड, ध्यान रखिएगा, पहला है उत्तरी काला पोलिस मृदभांड। यूपीएससी में यहाँ से सवाल पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो मृदभांड है, मृदभांड से हम लोग बहुत सारे मतलब काल के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मृदभांड से बहुत सारे चीज की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो उत्तरी काला पोलिस मृदभांड पहला स्रोत। दूसरा है मौर्यकालीन आहत सिक्के, जो आहत सिक्के होते थे, जिसको साहित्य में करसापन बोला गया है। आहत का मतलब जो एक पंचमार्क भी होता था, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो दूसरा है मौर्यकालीन आहत सिक्के। और देखिएगा, उस सिक्के पर राजा का नाम और राजा का चित्र नहीं होता था। ठीक है। तीसरा है मौर्य शासक दशरथ का नागार्जुनी अभिलेख, जो मौर्य के एक शासक रहे हैं दशरथ, उनका नागार्जुनी अभिलेख है, वो भी पुरातात्विक स्रोत में ही माना जाएगा। और चौथा है सहगौरा ताम्रलेख, जो यूपी के गोरखपुर से मिला है। तो सहगौरा ताम्रलेख, ये चार ये पुरातात्विक स्रोत के साक्ष्य हैं। ऐसे प्रीलिम्स में कथन मतलब स्टेटमेंट देकर सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साहित्यिक स्रोत में भी दो है, एक है देशिक साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। ठीक है, और देशी साहित्य में हम लोग देखते हैं कौन कौन है। तो देशी साहित्य में पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। और विदेशी साहित्य में पहला है ग्रीक साहित्य, दूसरा है रोमन साहित्य और तीसरा है चीनी साहित्य। ये विदेशी साहित्य में आता है। ठीक है, तो हम ब्राह्मण साहित्य हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य पहला, देशी साहित्य का पहला हो गया ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहला है अर्थशास्त्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जानेंगे, कौन लिखे हैं, कब इस प्रकाश में आया। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन साम्राज्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्य शासक, यानी कि जितने भी राजा, मौर्य में जितने भी राजा हुए हैं, किन्हीं का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है ये अर्थशास्त्र में। तो हम लोग देख लेते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तो घबराना नहीं है। विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य तीनों एक ही नाम है। ठीक है, इसका विषय क्या है? तो इसका विषय राजनीतिक विषय, यानी मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें मौर्य राजाओं की जानकारी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि मौर्य राजाओं की जानकारी इसमें नहीं मिलती है। 1905 ईस्वी में आर्य श्याम शास्त्री ने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज की थी। 1905 ईस्वी में सबसे पहली बार आर्य श्याम शास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र के पांडुलिपि की खोज की गई थी। सबसे पहली बार 1905 ईस्वी में यह प्रकाश में आया था। कौटिल्य के अनुसार राज के 7 तत्व, राज जो होता है 7 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये चाणक्य कहते हैं कि राज जो बना होता है ये टोटल 7 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिससे हम लोग सप्तांग कहा जाता है, यानी जिसे हम लोग सप्तांग कहते हैं। राज जो है 7 तत्वों से मिलकर बना है, उसको क्या बोला जाता है? तो सप्तांग कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का मैकियावेली, ये इटली का एक रहने वाला था। मैकियावेली एक दार्शनिक था। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 15 अधिग्रहण, कितने अधिग्रहण है? 15। प्रकरण 180 तथा 6000 श्लोक है। एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिग्रहण हैं? तो 15 हैं। उपकरण कितने हैं? तो 180 हैं। और श्लोक कितने हैं? तो टोटल 6000 श्लोक अर्थशास्त्र में है। ठीक है, तो आप लोग अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ तक जान लिए, क्योंकि एग्जाम में जो भी सवाल आएगा तो आप लोग इसको हल करने की स्थिति में होंगे। ठीक है,
दूसरा ब्राह्मण स्रोत में दूसरा है मुद्रा राक्षस। पहला हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में देख लिए, दूसरा है मुद्रा राक्षस। ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया ये एक संस्कृत नाटक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है, और ये एक संस्कृत नाटक है, और ये गुप्तकालीन विद्वान है ये, ठीक है। तीसरे है राजतरंगिणी, ये कलहन के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहन के द्वारा लिखा गया है। इसमें कश्मीर का इतिहास है, ठीक है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, इसमें लिखा हुआ है। अशोक जो श्रीनगर की स्थापना की थी वो राजतरंगिणी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कलहन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। अगला है बृहत कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब मौर्य साम्राज्य की जानकारी के साहित्यिक स्रोत है, और साहित्यिक स्रोत में ही देसी साहित्य है, और देसी साहित्य में कौन है? ब्राह्मण साहित्य है, ठीक है। तो बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला है कथा सरित्र सागर, कथा सरित सागर, ये सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। तो ये इतने सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य में देख लेते हैं, तो जातक कथा है, दिव्यावदान, दीपवंश और महावंश और महावस्तु, ये बौद्ध साहित्य। इसमें चारों पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में देख लेते हैं, तो जैन साहित्य में पहला पुस्तक है कल्पसूत्र, ये किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की रचना है, ठीक है। और दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, ये किसकी कृति है? तो ये हेमचंद की कृति है। तो ध्यान रखिएगा, जैन साहित्य में दो ऐसे साहित्य हैं जिसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी का साहित्यिक स्रोत मिलता है, एक कल्पसूत्र और दूसरा परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए हम लोग विदेशी साहित्य। तो विदेशी साहित्य में सबसे पहला है ग्रीक साहित्य। हम लोग ग्रीक साहित्य देख लेते हैं, तो ग्रीक साहित्य में पहला है इंडिका, ठीक है। इंडिका ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। कहा जाता है कि इंडिका पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, ठीक है। कि नालंदा विश्वविद्यालय में ये किताब रखा गया था, और जब बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, तो उस विश्वविद्यालय में ये इंडिका नामक पुस्तक भी वहीं पर रखी हुई थी, जो जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी है, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। हम लोग आगे इसके विषय में पढ़ेंगे। अब इंडिका में देखिए क्या क्या दिया गया है, यानी इंडिका में क्या क्या रचना किया गया है, मतलब क्या क्या उसमें बताया गया है मौर्य साम्राज्य के बारे में। पहला, इसमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी है। इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है। दूसरा है भारत जो था 7 वर्णों में विभक्त था उस समय। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडिका बोल रही है। किसकी इंडिका है? तो मेगास्थनीज की। तीसरा है भारत में दास प्रथा नहीं था, छुआछूत नहीं था। इंडिका में एक और चीज बोला गया है, जो कि बोला गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। देखिए, भारत में दास प्रथा थी इंडिका में, इसलिए मेगास्थनीज लिखता है क्योंकि भारत में जो दास थे उनका ट्रीटमेंट जो होता था ये यूरोपीय जैसा नहीं होता था, क्योंकि हम लोग दास को बहुत ही अच्छा से ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन यूरोप में दास को साथ बहुत ही गलत व्यवहार हुआ करता था। लेकिन उस टाइप के व्यवहार भारत में दासों के साथ नहीं होता था। तो वही देखकर उसको लगा होगा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य में भी भारत में दास प्रथा विद्यमान थी, ठीक है। तो इंडिका के बारे में देख लिए। अब थोड़ा सा इंडिका में देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताया है। तो भारत एक समृद्ध देश है, अकाल नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो यहाँ पर अकाल पड़ ही गया है। भारत एक समृद्ध देश है, यहाँ पर अकाल नहीं पड़ता है। पांड्य राजवंश के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि इसमें पांड्य राजवंश के बारे में बोला गया है कि पांड्य राजवंश मोतियों के लिए बहुत ही फेमस था। ये इंडिका में लिखा गया है, ठीक है। अगला है राजनीतिक और प्रशासनिक। अब इंडिका का हम लोग राजनीतिक और प्रशासनिक विवरण देख लेते हैं। देखिए, इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य दोपहर में नहीं सोते थे। ये इंडिका में बताया गया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य दोपहर में विश्राम नहीं करते थे, राजमहल से कम बाहर निकलते थे, ठीक है। ये राजमहल से भी बहुत कम निकलते थे। इसका कारण हो सकता है कि दुश्मनों का खतरा रहा होगा उन पर। तीसरा, साधु संतों से वो हमेशा चर्चा करते रहते थे, यानी विचार विमर्श साधु संतों से वो करते रहते थे। सैन्य प्रशासन की संचालन 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। जो मौर्य सैन्य प्रशासन का जो संचालन होता था वो 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। अब इसमें 2 अधिकारी का उल्लेख आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में यानी ये क्या है, इंडिका में 2 अधिकारी का उल्लेख दिया गया। पहला है एग्रोनोमोई। क्या है पहला? एग्रोनोमोई। ये आजकल समझ लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जैसा होता था, यानी डीएम के जैसा इसका ओहदा हुआ करता था। दूसरा है एरिस्टोनोमोई। एरिस्टोनोमोई का मतलब आप लोग आज का मेयर से लगा सकते हैं, उस समय का ये
मेयर रहा होगा। अब मेगास्थनीज देखिए, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के बारे में बता रहा है कि यह 80 स्टेडियम लंबा तथा 15 स्टेडियम चौड़ा है। ये कौन बता रहा है? तो मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में बता रहा है। यह 80 स्टेडियम लंबा तथा 15 स्टेडियम चौड़ा है तथा नगर दीवारों से घिरा हुआ है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। ठीक है, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो पोलीब्रोथा। तथा पाटलिपुत्र के महल लकड़ी से बना हुआ है। और उस समय ये भी उसमें उल्लेख है कि पाटलिपुत्र के जो महल थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना हुआ था, वो पूरी तरीके से वो लकड़ी से बना हुआ था। अब थोड़ा सा हम लोग ग्रीक विद्वान के बारे में भी देख लेते हैं। ग्रीक विद्वान आखिर मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या बोले हैं। तो पहला है स्ट्रेबो। इसका मतलब देख लीजिए, ये भूगोल के पुस्तक के लेखक है, यानी भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रेबो है। दूसरे हैं प्लूटोर्क। चंद्रगुप्त के सेना 6 लाख सैनिक थे, यानी प्लूटोर्क का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख सैनिक थे तथा पूरे भारत को रौंद दिया था। और 6 लाख अपने सैनिकों से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद दिया था। ये कौन कह रहा है? तो प्लूटोर्क कह रहा है। अगला है जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जस्टिन के द्वारा कहा गया है। ये ग्रीक विद्वान है। नेक्स्ट एक आ जाते हैं रोमन विद्वान के बारे में थोड़ा सा। तो रोमन विद्वान में पहला आ जाएंगे प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? प्लिनी के द्वारा। कौन सी भाषा में? तो लैटिन भाषा में। इसकी जानकारी देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की जानकारी दे रहा है। जस्टिन क्या दे रहा है? ये प्लिनी, ये नेचुरल हिस्टोरिका में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में जानकारी दे रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सैनिक, हाथी तथा रथ भी है। ठीक है, अब चीनी यात्रियों का विवरण थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला है फाहियान। इसने अशोक के स्तूप के बारे में जानकारी दिया है। फाहियान क्या दिया है? तो अशोक के स्तूप के बारे में ये जानकारी दिया है। ठीक है, तो हम लोग इतने सारे देख लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य से। हाँ, हम लोग देख लेते हैं मौर्य काल। अब हम लोग थोड़ा सा शासक के बारे में देख लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे, क्योंकि मौर्य वंश के संस्थापक वही थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग देखेंगे स्रोत के बारे में, फिर उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, यानी मौर्य शासकों की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर प्रमुख हम लोग मौर्य शासक के बारे में जानेंगे, तथा फिर उसके बाद हम लोग कुछ विशेषताएं जानेंगे इसके बारे में। अब मौर्यों की उत्पत्ति, देखिए मौर्यों की उत्पत्ति को लेकर इतिहास में बहुत सारा मतभेद है। बहुत सारे इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं। तो देख लेते हैं कि उनमें से कौन से इतिहासकार अपने क्या क्या मत दिए हैं। ठीक है, देखिए ब्राह्मण साहित्य मौर्यों को निम्न वर्ग, वृषल या शूद्र या निम्न कुल का व्यक्ति कहता है। ब्राह्मण साहित्य क्या कहता है मौर्यों के बारे में? मौर्यों के बारे में कहता है कि ये वृषल कुल के, वृषल कुल का मतलब होता है नीच वर्ग के, कि मौर्य जो थे ये शूद्र वर्ग से संबंधित यानी नीच वर्ग के थे। कौन बोलता है ये? तो ये ब्राह्मण साहित्य बोलता है। ठीक है, दूसरा है मुद्रा राक्षस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है, यानी मुद्रा और राक्षस पुस्तक में एक शब्द का प्रयोग किया गया है वृषल, वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन साहित्य और ग्रीक साहित्य। इसमें देख लेते हैं, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया कि इस चंद्रगुप्त मौर्य एक समान कुल से पैदा हुआ लड़का था, यानी इसमें समान कुल, यानी जो मिडिल क्लास फैमिली हम लोग मान सकते हैं। किसमें? तो जैन साहित्य और ग्रीक साहित्य में। बौद्ध साहित्य में हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य में कहा गया है कि ये क्षत्रिय थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बौद्ध साहित्य में कहा गया है कि ये क्षत्रिय था। और जहां तक मुझे लगता है, या बहुत सारे इतिहासकार को भी लगता है, यही सही है, क्योंकि क्षत्रिय था। आप ध्यान रखिए, दीजिएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य कौन क्या थे? तो चाणक्य जो थे ब्राह्मण थे। अब आपको लगता है कि उस समय जब जाति प्रथा ऐसी रही होगी, तो उस समय क्या एक ब्राह्मण व्यक्ति किसी नीच कुल में पैदा हुए लड़का को वो शिक्षा देगा? नहीं देगा वो। तो यहाँ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नीच कुल में पैदा नहीं हुए थे। ठीक है, तो चाणक्य जो भी मतलब शिक्षा अपने बच्चों मतलब अपने शिष्य को देगा, वो कम से कम वो उच्च कुल में पैदा हो, क्योंकि ब्राह्मण थे वो। तो इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, और यही सही भी है। ठीक है,
अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य शासक के बारे में जानते हैं। मौर्य शासक, पहले मौर्य शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। 321 से लेकर 298 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। डेट पर मत जाइएगा क्योंकि डेट से सवाल अब लगभग नहीं पूछता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के संस्थापक थे। इन्होंने घनानंद को हराया था, ठीक है। चाणक्य की सहायता से घनानंद को ये हरा दिए थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी पाटलिपुत्र थी। 305 ईसा पूर्व यानी 305 बीसी क्या घटना है? सेल्यूकस को पराजित किया जो सीरिया के शासक था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किए थे और इसको हराने के बाद बलूचिस्तान, कंधार, काबुल और ऐसे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 4 जगह पर क्या किए थे? ये अधिकार कर लिए थे। इनको वो मिल गया था गिफ्ट में यानी दहेज में, ठीक है। सेल्यूकस को हराने के बाद सेल्यूकस हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। सेल्यूकस जैसे इस युद्ध को हारता है तो अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर देता है। पुत्री का नाम था हेलना, हेलन कहीं कहीं कहते हैं हेलन, या कहीं कहीं इसको कार्नेलिया भी बोला गया है, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे क्योंकि हमारे यहाँ यानी हमारे यहाँ कहने का मतलब पाटलिपुत्र, यहाँ बहुत ज्यादा जंगल हुआ करता था और जंगल हुआ करता था तो यहाँ पर हाथी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता था। और ध्यान रखिएगा युद्ध के लिए हाथी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती थी। तो 500 हाथी उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दे दिए थे। राजदूत कौन था इनका? मेगास्थनीज, वही मेगास्थनीज जो इंडिका की रचना किया था। मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआत में वैदिक धर्म का पालन करते थे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के पालन करते थे? तो वैदिक धर्म के। बाद में भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म की दीक्षा लिए और जैन धर्म की दीक्षा लिए, ठीक है। तथा श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है वहीं पर इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो सल्लेखना विधि द्वारा हुई थी। सल्लेखना विधि का मतलब ये होता है कि व्यक्ति उसमें धीरे धीरे खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है, और अन्न जल त्याग कर वो अपना शरीर को त्याग कर देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? संथारा, ठीक है। संथारा या सल्लेखना, ये जैन धर्म में एक परंपरा है, ठीक। अगला पॉइंट है एंड्रोकोटस। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में सवाल पूछता है। एंड्रोकोटस ये रोमन लेखक है। इन्होंने ये एंड्रोकोटस की पहचान इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बोले हैं। रोमन लेखक है कि ये एंड्रोकोटस जो है ये वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है, दूसरा मतलब दूसरा कोई नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रयोग एंड्रोकोटस के लिए किए हैं। अगला है सेंड्रोकोटस। ये ग्रीक लेखक कह रहे हैं कि ये सेंड्रोकोटस जो इस बुक में चर्चा मिलती है ये और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है। सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, ठीक है। सबसे पहले सेंड्रोकोटस की पहचान जो थे वो किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था कि यही सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देते हैं। देखिए कहा जाता है कि कौटिल्य जो थे यानी चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य को खाना में थोड़े थोड़े विष दिया करते थे, यानी जहर दिया करते थे। इसलिए दिया करते थे कि उनका शरीर पूरी तरीका से मतलब अमरणशील हो जाए, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होता था कि विष कन्या होती थी। विष कन्या क्या होती थी कि आजकल कैसे हम लोग जैविक हथियार का प्रयोग करते हैं, उस समय भी विष कन्या का प्रयोग किया जाता था राजा के द्वारा। क्योंकि वो कन्या को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा विष यानी जहर दिया जाता था और जहर थोड़ा थोड़ा देते 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 उसका शरीर पूरी तरीका से विषमय हो जाता था और फिर कूटनीति के चलते उस व्यक्ति के पास भेजा जाता था और उसको टच करते ही वो आदमी मर जाता था, चाहे राजा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये भी थोड़ा थोड़ा विष दिया करते थे, जहर दिया करते थे। एक बार क्या हुआ कि खाना में देते 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 जैसे ही बड़े हुए तो वो जहर की मात्रा बढ़ गया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पर उसका कोई असर नहीं होता था। एक बार क्या हुआ कि जिस थाली में चंद्रगुप्त मौर्य को विष यानी जहर दिया गया था, वो जहर गलती से इनकी पत्नी दुर्धरा खा ली, ठीक है। बाद में पता चला तो उस दुर्धरा की हत्या करके उसके गर्भ से बच्चा को निकाला गया और बच्चा को जैसे ही निकाला गया क्योंकि वो विष वाला खाना खा ली थी, वो इसी समय उस बच्चा के ललाट से खून टपक रहा था, ठीक है। और वो जो खून टपक रहा था वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वो बिंदुसार ही था, ठीक है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार। चेहरे पर बिंदु जैसा चिन्ह था। अभी जो मैंने स्टोरी सुनाया ये स्टोरी किताब में वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए बिंदुसार के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लामा तारानाथ
बिंदुसार के घोड़े दो समुद्र के पानी पीते थे। ये लामा तारानाथ का कहना है कि बिंदुसार का जो घोड़ा था वो दो समुद्र का पानी पीता था। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इनका प्रभाव दक्कन क्षेत्र में भी था, यानी दक्कन को भी बिंदुसार जीत लिए थे। एक तो हो गया दक्कन वाला, हो गया अरब सागर वाला, या ये कन्याकुमारी साइड वाला, और एक तो बंगाल की खाड़ी हिले ही है। इसीलिए कहा गया है कि इनके घोड़े जो थे दो समुद्र के पानी पिया करते थे। बिंदुसार ने उज्जैन का राज्यपाल अशोक को बनाया था। ठीक है, उज्जैन जिसको अवंती भी कहा जाता है, तो अवंती को राज्यपाल किसको बनाया था बिंदुसार ने? तो अशोक को बनाया था। ठीक है, आगे देखिए। और तथा तक्षशिला का प्रांतपति सुसीम को बनाया था। एक तक्षशिला जो था जगह, उसका प्रांतपति अपने बड़े पुत्र सुसीम को बनाया था। ऐसे कहा जाता है कि बिंदुसार के कुल 100 बेटे थे, टोटल 100 पुत्र थे उसके। सबसे बड़ा का नाम है राजकुमार सुसीम, और उससे छोटा जो था वो अशोक था। ठीक है, एक बार क्या होता है कि तक्षशिला में बहुत ही जबरदस्त विद्रोह हो जाता है, लेकिन उस विद्रोह को सुसीम दबा नहीं पाता है। बाद में बिंदुसार के कहने पर अशोक को वहां पर भेजा जाता है, और अशोक ने उस विद्रोह को पूरी तरीका से दबा देता है। ठीक है, सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस से बिंदुसार ने 3 चीज की मांग की थी। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है बहुत बार। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस के राजदूत डायमेकस से 3 चीज मांगी थी। पहला है सूखा अंजीर, दूसरा है मीठी शराब, तथा तीसरा है दार्शनिक। ठीक है, तो सीरिया के जो शासक थे वो तो सूखे अंजीर तथा मीठी शराब को वो तो भेज दिए, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजे। उनका कहना था कि हम लोग के देश में दार्शनिक को हम लोग आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो ये 2 चीज भेजे, लेकिन दार्शनिक वो नहीं भेजे। ठीक है, नेक्स्ट। बिंदुसार का अन्य नाम भी है, जैसे अमित्र घात, इसका मतलब होता है दुश्मनों का विनाशक। जैन साहित्य में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, जैन साहित्य में क्या कहा गया है बिंदुसार को? तो सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार ऐसे वैदिक धर्म मानता था, बट उसका झुकाव थोड़ा थोड़ा आजीवक धर्म की ओर भी था। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में इतना इंपॉर्टेंट जो था मैंने उसको करवा दिया, क्योंकि एग्जाम में इससे ज्यादा बिंदुसार से नहीं पूछता है। ठीक है, ज्यादा सवाल पूछने का चांस है तो ये वाला जो है, जो 3 चीज की मांग की थी, ये वाला। नहीं तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य से एग्जाम में सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। नहीं तो मौर्य प्रशासन के बारे में आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि सवाल वहीं से ज्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक महान। अशोक महान मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसका काम ही मतलब ऐसा है कि इसको महान का दर्जा देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का मतलब होता है कोई शोक ना हो, यानी जिसका कोई शोक ना हो। ठीक है, यह एक साम्राज्यवादी शासक था अशोक। ठीक है, जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, तथा इसकी माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगिनी इसकी माता का नाम था। ठीक है, किसकी? तो अशोक की। अब अशोक के बारे में जानकारी के स्रोत हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बौद्ध ग्रंथ तथा अशोक के अभिलेख। पहला है जानकारी के स्रोत, बौद्ध ग्रंथ में भी अशोक का चर्चा मिलता है, तथा अशोक के अभिलेख भी तो है ही। अभिलेखों में अशोक की राजकीय उपाधि देवनाम प्रिय था। ठीक है, तो अभिलेखों में अशोक की उपाधि क्या था? तो देवनाम प्रिय। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है टी पैंथलर, नाम याद रखिएगा। टी पैंथलर पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेख को खोजा था, बट पढ़ नहीं पाया था। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? तो टी पैंथलर के द्वारा, लेकिन वो अभिलेख को वो पढ़ नहीं पाया था। ठीक है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। भाब्रू अभिलेख, इसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है। भाब्रू अभिलेख में क्या बताया गया है? कि अशोक मगध का राजा था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग अशोक की पत्नी के बारे में देख लेते हैं। अशोक की पत्नी में पहली है देवी। ये बुद्धिस्ट थी। ठीक है, शांति चाहती थी एकदम, इसको मार पीट ये सब पसंद नहीं था। ये देवी की बेटा महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा, ध्यान रखिएगा। ये अशोक की पत्नी देवी के ही ये पुत्र और पुत्री हैं, जो आगे चल के श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जाएंगे। ठीक है, दूसरे हैं असंघी मित्रा, ये अशोक की सब मेन वाइफ है। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण राजरानी है, ये मेन वाइफ जिसको कह सकते हैं। तीसरी है पद्मावती, ये कुणाल की माता है। कहा जाता है कि अशोक इनसे प्रेम विवाह किए थे, यानी लव मैरिज।
अगला है कारुवाकी। कारुवाकी आप लोग अगर को अशोका फिल्म आप लोग देखे होंगे जिसमें शाहरुख खान और करीना कपूर रहती है, तो करीना कपूर जिस ये मतलब रोल की थी अशोक की पत्नी की रोल, तो वो कारुवाकी की ही रोल की थी, ध्यान रखिएगा। ये तीवर की माता थी तथा ये मछुआरे की पुत्री थी ये, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में इसकी जानकारी, इसके बारे में जानकारी, कारुवाकी के बारे में जानकारी मिलता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अशोक की उपलब्धियां, यानी अशोक की क्या क्या उपलब्धियां रही है। देखिए दीपवंश और महावंश, इसमें कहा गया है कि अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या किया था। दीपवंश और महावंश कहता है कि अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 भाई की हत्या करके यहीं पर आगम कुआं है पटना में ही, और आगम कुआं मैंने जो कुआं है उसी में 99 भाइयों की हत्या करके पूरा का पूरा बॉडी उसी में डाल दिया था। ये दीपवंश और महावंश में कहा गया है, जहां तक ये लगता है कि पूरी तरीके से ये झूठ है, ठीक है। नेक्स्ट उपलब्धि में देखते हैं 261 ईसा पूर्व कलिंग विजय, ठीक है। इस युद्ध में काफी हिंसा हुआ था तथा 1 लाख लोग मारे गए थे। कलिंग विजय के बाद अशोक ने शास्त्र का पूरा अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिया था तथा धम्म की नीति को लागू किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का लड़ाई हुआ। कलिंग क्योंकि उस समय हाथियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी और भी बहुत सारी चीजों के लिए कलिंग प्रसिद्ध था। अशोक अटैक करता है, आक्रमण करता है और वो कलिंग को हरा देता है, लेकिन उसमें बहुत सारे रक्त चाप होता है और लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं। तो कहा जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और वहीं से अशोक युद्ध को छोड़ के धम्म की नीति पर आ जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है, ठीक है। अब ये तो उसकी हृदय परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ ये तो खैर उस समय की बात है, लेकिन अभी भी इसमें इतिहासकार इसमें एक मत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक और बौद्ध धर्म, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए निगरोध के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति प्रभावित हुआ था। सबसे पहले निगरोध एक व्यक्ति था, कहा जाता है कि निगरोध और कोई नहीं बल्कि अशोक के भतीजा ही था। तो इसी के प्रभाव में आकर अशोक क्या करता है कि बौद्ध धर्म के प्रति प्रभावित होता है तथा उपगुप्त, ध्यान रखिएगा, उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, ठीक है। उपगुप्त उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में देखे हैं। अगला क्लास में हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में देखेंगे और भी अशोक से जितनी भी सारी जानकारी है उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, जो पार्ट 2 करके ये क्लास अगला क्लास जो है आएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।